नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है इटली। इटली आजकल चर्चाओं में है क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पे इटली गए हुए हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर G7 की जो वार्षिक शिखर सम्मेलन चल रहा है उसमें भाग लेंगे। तो आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं इटली की। और इस समय ये भी चर्चा है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं इनकी जो निगाहें होंगी, इनका जो ध्यान होगा वो इस सम्मेलन में किन विषयों पर होगा। तो ये दो मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है? तो ग्लैड दैट फर्स्ट विजिट इन थर्ड टर्म इज टू इटली फॉर G7 समिट पीएम मोदी। तो जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार किसी आधिकारिक विदेश यात्रा पर इटली पहुंच चुके हैं, जहां पर ये दुनिया की जो 7 बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके वार्षिक शिखर सम्मेलन में यहाँ पर भाग लेंगे। हाँ, यहाँ पर ये बड़े स्तर पे चर्चा है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री गए हुए हैं इनका जो ध्यान होगा, इनकी जो निगाहें होंगी वो किन विषयों पर होंगी। यानी कह सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर किन विषयों को उठा सकते हैं, किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं या किन मुद्दों को इस समिट में रख सकते हैं। तो ये एक प्रमुख विषय है। अगर हम बात करें कि जो भारतीय प्रधानमंत्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चूँकि पहले से ही जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और जो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है, दोनों की एक द्विपक्षीय बैठक पहले से ही निर्धारित है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये भी देखना है कि इस बैठक के क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या निकलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी दोनों देशों के जो शीर्ष नेता हैं इनकी कुछ बैठकें हो चुकी हैं और उनके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक और बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये सम्मेलन हो रहा है, ये जो पूरा एक प्लेटफॉर्म है, ये भारतीय प्रधानमंत्री को एक अवसर भी प्रदान करेगा, क्योंकि जो पिछले वर्ष भारत की मेज़बानी में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके जो विभिन्न परिणाम हैं उनकी चर्चा प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन में भारत का जो ध्यान होगा वो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एनर्जी, फूड सप्लाई, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और जो अफ्रीकी क्षेत्र हैं, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं इनसे जुड़े हुए प्रश्न या कहें तो ऐसे विषयों को भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में रख सकते हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है और इनके संदर्भ में कुछ स्पष्ट निर्णय भी निकल सकते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में चर्चा है कि भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कि चूंकि ये जो सम्मेलन हो रहा है वो किसका है। तो दुनिया की 7 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने मिलकर वर्ष 1975 में एक अंतर सरकारी संगठन का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था और जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको किसी एक मंच पे उठाना, उसके बारे में चर्चा करना और उनसे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान निकालना। और इसी को ध्यान में रखते हुए मूल रूप से अगर हम बात करें तो ये जो 7 देश हैं जो कि बड़ी अर्थव्यवस्था है, विकसित देश हैं, ये मिलकर G7 का गठन किए। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 1998 में, कब? तो 1998 में एक और देश इनके साथ जुड़ गया। वो देश कौन था? तो वो देश था रूस। और इसके बाद एक घटना घटित हुई जो यूक्रेन है, इसका जो पड़ोसी देश यूक्रेन है, वहाँ का जो कहें तो जो क्रीमिया प्रायद्वीप है उसको लेकर लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद देखने को मिल रहे थे और बाद में रूस ने उस पर अधिकार भी स्थापित कर लिया। और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो जो अब G7 से G8 हुआ जो संगठन था उसके जो मूल सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने रूस को
इस G8 से बाहर कर दिया और फिर से क्या है कि G8 G7 में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। यानी कि रूस को वर्ष 2014 में क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। और तब से क्या है कि 7 जो सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और एशिया का जो देश है वो जापान है। ये 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो मिलकर क्या करती हैं कि अर्थव्यवस्था और जो विश्व की बहुत सारी जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक शिखर सम्मेलन में चर्चा करते हैं। इसी संदर्भ में हाल में जो ये सम्मेलन हो रहा है, जिसका इस पूरे सम्मेलन का ये 50वां सम्मेलन है और ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है इटली में, यूरोप का जो इटली देश है। और इटली का भी जो अनुपूलिया जो क्षेत्र है उसके बोर्गो एग्नाजिया जो वहाँ पर सिटी है उसके एक रिसोर्ट्स में ये पूरा सम्मेलन हो रहा है। तो ये हमने देख लिया संक्षिप्त रूप से कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि चूंकि ये सम्मेलन हो रहा है तो ये भी आपको जानना चाहिए कि इस वर्ष के इस सम्मेलन में कौन से प्रमुख विषय हैं जिन पर इस सम्मेलन में चर्चा हो सकती है। तो इसमें कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे अगर हम बात करें तो वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा हो सकती है, दुनिया में चल रहे जो विभिन्न जंग के मसले हैं उन पर चर्चा हो सकती है, गाजा इजराइल पर विशेष तौर पे चर्चा हो सकती है। यही नहीं, इस सम्मेलन में अगर हम बात करें तो रूस पर भी सख्ती बरती जा सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस समय एक घटनाक्रम और देखने को मिल रहा है कि जो यूएसए है उसके अगर हम दक्षिण में आएंगे तो यहीं पर एक कैरेबियन देश देखने को मिलेगा, क्यूबा। और क्यूबा के बंदरगाहों पर ही रूस ने क्या किया है कि इस समय G7 समिट के समय अपने दो कह सकते हैं कि एक जो उसका एटॉमिक सबमेरीन जो खजान है और जो उसका युद्धक पोत है फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्को, इन दोनों को यहाँ पर तैनात कर दिया है ताकि अगर इस समिट में, इस सम्मेलन में कोई भी निर्णय रूस के खिलाफ लिया जाता है तो उस समय रूस क्या कर सके, काउंटर कर सके। तो ये भी महत्वपूर्ण न्यूज है। इस समय कह सकते हैं कि रूस पूरी तरह से क्या है कि यूएसए के सामने युद्ध के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये भी ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस सम्मेलन में किस विषय पर चर्चा की जा सकती है तो विकासशील देशों के साथ जो आर्थिक सहयोग है उससे संबंधित या उस सहयोग को बढ़ाने पर भी इस सम्मेलन में विचार किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख विषय हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। अब चूंकि बात करें कि ये जो G7 है, ये जो शिखर सम्मेलन हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, तो यूरोप के देश इटली में हो रहा है, जहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री इस समय गए हुए हैं। तो थोड़ा सा इस लोकेशन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए हम कहाँ पर इटली को देख सकते हैं। तो पहली बात कि ये क्या है कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध का क्या है, ये देश है। आप देख सकते हैं, अगर अक्षांश देशांतर का थोड़ा भी आपको नॉलेज है तो आप समझ सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध का और यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। आप देखेंगे कि एक तरह से आप देखें तो ये 3 तरफ से क्या है कि जल से घिरा हुआ है और जो भूमध्य सागर है उसके उत्तर में ये देश आपको देखने को मिल सकता है। अब इसको थोड़ा सा बड़े मैप पे देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है कि ये इटली है, इटली की ये मुख्य भूमि है और इटली का जो क्षेत्र है इसमें कुछ आइलैंड भी शामिल हैं। अगर बड़े आइलैंड की बात करें, बड़े द्वीपों की बात करें तो इसके अगर पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर एक सार्डिनिया आइलैंड देखने को मिलेगा, बड़ा द्वीप है जो कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ पर देखेंगे तो त्रिहेनियन जो सी है और इसके पश्चिम में है और लुगोरियन जो सी है उसके दक्षिण में है। इसके अलावा क्या है कि यहीं पर एक आपको सिसिली आइलैंड भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आइलैंड जो लिपारी आइलैंड है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि 3 बड़े इसके आइलैंड है। तो इन द्वीपों को लेकर और जो मुख्य भूमि है इनको मिलाकर जो इटली का पूरा भूमि क्षेत्र है वो निर्मित होता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे जलीय क्षेत्र हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कौन से वो क्षेत्र हैं उनकी हम बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है
भूमध्य सागर, चूंकि क्या है कि इटली के दक्षिण में अवस्थित है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे सागर हैं, उनकी अवस्थिति के क्रम से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक सागर आपको देखने को मिलेगा, लिगुरियन सी, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहीं इटली के पश्चिम में आएंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये त्रिहेनियन सी का है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आएंगे तो इसके पूरब में आएंगे तो ये वाला पूरा जो क्षेत्र है ये एड्रियाटिक सी है, और यहीं पर इसके पूरब में ही आप आएंगे तो यहाँ पर आयोनियन सी भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 4 महत्वपूर्ण सी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो मेनलैंड है और जो द्वीप हैं उनके बीच में कुछ चैनल हैं, कुछ स्टेट हैं, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। जैसे इटली की जो मुख्य भूमि है और जो इसका सिसिली आइलैंड है, इन दोनों के बीच में एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? तो ये मेसीना स्टेट देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है कि इटली की मुख्य भूमि को इसके सिसिली आइलैंड से अलग करता है। जबकि दूसरी बात क्या होती है कि त्रिहेनियन सी को भूमध्य सागर से ये जोड़ने का काम करता है। दूसरा स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टेट ऑफ सिसिली। ये क्या करता है? तो ये क्या करता है कि सिसिली आइलैंड को इधर आएंगे तो ट्यूनेशिया से ये क्या करता है? अलग करता है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो ये पूरे भूमध्य सागर के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का भी काम करता है। यहाँ पर तीसरा स्टेट है वो है स्टेट ऑफ बोनीफेसियो। ये क्या करता है? तो जो इटली का सार्डिनिया आइलैंड है, इस आइलैंड को फ्रांस के कोर्सिका आइलैंड से क्या करता है? ये अलग करता है। और दूसरी तरफ क्या है कि त्रिहेनियन सी को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम ये स्टेट करता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर एक और आपको चैनल देखने को मिलेगा, वो है माल्टा चैनल। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जो चैनल है ये इटली के सिसिली आइलैंड को माल्टा से अलग करता है। इसके अलावा यहाँ पर 1-2 खाड़ी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे वेनिस शहर के समीप ही आपको गल्फ ऑफ वेनिस देखने को मिलेगा, और इसके कहें तो पूरब में आएंगे तो यहीं पर गल्फ ऑफ टोरंटो भी देखने को मिलेगा। ये कनाडा वाला टोरंटो नहीं है, ये क्या है कि ये इटली के समीप ये खाड़ी है जिसका नाम है टोरंटो की खाड़ी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के जलीय क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो आपको ध्यान रखना है। जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो इटली की, वो नदी है पो नदी, आपको देखने को मिल सकती है। ये क्या है कि ये इटली के उत्तर में आपको देखने को मिलेगी। इसका जो उद्गम होता है इधर जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत से ये नदी निकलती है, और इसका जो निकास होता है वो एड्रियाटिक सी में होता है, या कहें तो गल्फ ऑफ जो वेनिस है यहाँ पर होता है। और इस नदी की विशेषता ये है कि ये एक तरह से पूरी तरह से क्या है कि ये इटली में प्रवाहित होती है, और ये जहाँ पर प्रवाहित होती है ये जो पूरा मैदान है, ये अगर इसकी बात करें तो ये अनाज फसलों के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो पूरा मैदान है इसको लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र में जो प्रमुख शहर हैं उनकी हम चर्चा कर लें तो यहाँ पर आपको मिलान शहर देखने को मिलेगा, तुरीन शहर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बोलोगना है ये आपको देखने को मिलेगा। इसी क्षेत्र में आपको वेनिस देखने को मिलेगा। ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण सिटी हैं और यहाँ के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जितने भी शहर हैं ये सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं, और बड़े स्तर पे इटली में क्या है कि सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी बहती है, वो है टाइबर रिवर। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो जो इटली का जो वेटिकन सिटी है जिसको एक देश का भी दर्जा दिया गया है, और जो इटली की राजधानी रोम है, इन दोनों जो सिटीज़ हैं इनके समीप से ये टाइबर नदी गुजरती है, और इसका जो निकास होता है वो त्रिहेनियन सी में होता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ एक और नदी आपको देखने को मिलेगी, एडिगे रिवर। ये भी महत्वपूर्ण है। ये आल्प्स पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो गल्फ ऑफ वेनिस में ये गिरती है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण एक पर्वत है, अब हम बात कर लेते हैं इटली में
जो प्रमुख पर्वत हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है वो है एपेनाइज पर्वत। ये क्या है कि जो ऊपर नॉर्थ में जो आल्प्स पर्वत है उसी का ये दक्षिणी विस्तार है, और इस पर्वत का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। और इसका विस्तार क्या है कि आल्प्स से लेकर इटली के मुख्य भूमि से लेकर इसका जो सिसिली आइलैंड है यहाँ तक इस पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। इस पर्वत की एक प्रमुख विशेषता है, इस पूरे क्षेत्र में चूना पत्थर की प्रधानता है। यही नहीं, ये जो पूरा क्षेत्र है ये जिस जलवायु क्षेत्र में आता है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु। और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है कि इन क्षेत्रों में रसदार फलों का खास करके यहाँ पर उत्पादन होता है, और यही कारण है कि ये पूरा जो ये पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर फलों का बड़े स्तर पे उत्पादन होता है। इस कारण से यहाँ पर फल और शराब उद्योग का बड़े स्तर पे विकास हुआ है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पर्वत है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको नेपाल प्रांत में यहीं पर आपको माउंट वेसुवियस देखने को मिलेगा। ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अक्सर आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा जो इसका सिसिली आइलैंड है यहीं पर एक और ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेगा जिसको माउंट एटना कहते हैं। और इस सिसिली आइलैंड के उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर एक और द्वीप आपको देखने को मिलेगा, लिपारी आइलैंड। कौन सा? तो लिपारी द्वीप आपको देखने को मिलेगा, और इसी द्वीप पर आपको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी देखने को मिलता है। ये भी अक्सर प्रश्न पूछता है कि जो स्ट्राम्बोली है वो इटली के किस द्वीप पर अवस्थित है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमने बात कर लिया कि जो इटली है इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस थे, जो फिजिकल अवस्थितियाँ थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो G7 समिट हो रहा है ये चूंकि इटली में हो रहा है, और इटली के किस क्षेत्र में हो रहा है, तो इटली का जो अपुलिया रीजन है उसी के बोर्गो एग्नाजिया में हो रहा है। ये कहाँ पर है? तो देखिए ये इटली का मेनलैंड है, और मेनलैंड का क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है यही क्या है, यही अपुलिया रीजन है। यहीं पर क्या है कि इसके बोर्गो एग्नाजिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये समिट चल रहा है। तो ये भी लोकेशन हमने देख लिया। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आसान सा है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है कि मेसीना जल संधि इटली के मुख्य भूमि को निम्नलिखित में से किससे अलग करती है? विकल्प है कोर्सिका आइलैंड, सिसिली आइलैंड, सार्डिनिया आइलैंड और जो माल्टा है इनसे। ये प्रश्न है, और आशा करता हूं कि आज का जो एपिसोड है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।